उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। रुक जाओ लेडी घोस्ट, मैंने तुम्हें देख लिया है, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेडी घोस्ट ने इमरान की चीखती हुई आवाज सुनाई दी तो लेडी घोस्ट मुड़कर उसकी तरफ देखने लगी और इस वक्त इमरान के साथी भी गार्डन में आ गए। इन सबको गार्डन की तरफ मशीन पिस्टल्स की नाले करते देखकर लेडी घोस्ट भी वहीं रुक गई। कहाँ है वो, कहाँ है? इमरान के साथी जूलिया ने इधर उधर देखते हुए कहा। सामने गीली बट्टी की जमीन पर नोकदार एड़ियों के बने हुए कदमों के निशान देखो, तुम्हें इसकी मौजूदगी का इल्म हो जाएगा कि वो कहाँ खड़ी है। इमरान ने कहा तो इन सबकी नजरें गीली जमीन पर बने हुए इंसानी कदमों के निशानों पर जम गई जो गार्डन के ऐन वस्त में रुके हुए थे। कदमों के इन निशानों को देखते ही इन सबके हाथों में मशीन पिस्टल्स के रुख लेडी घोस्ट की तरफ हो गए। उन्हें मशीन पिस्टल अपनी तरफ करते देखकर लेडी घोस्ट के हलक के बल खुर्रा कर रह गई। उसे हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर होल्स्टर में रखा और फिर उसने झुककर अपनी टांग में चमड़े की पेटी में अड़ा सा खंजर निकालकर हाथ में ले लिया। दूसरे लम्हे उसका हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और उसके हाथ से खंजर निकलकर बरक रफ्तार से इमरान की तरफ बढ़ता चला गया। उसके हाथ से निकलते ही खंजर हवा में नमूदार होते सबने देख लिया था। इमरान ने खंजर देखते ही बिजली की सी तेजी से छलांग लगा दी। खंजर उसके करीब से निकलता हुआ पीछे दीवार से टकराया और नीचे गिर गया। इमरान की तरफ खंजर जाते देखकर उसके साथियों ने एक लम्हे के लिए महबूत से होकर रह गए थे और फिर अचानक उनके चेहरों पर शदीद गुस्सा आया और फिर उन्होंने अचानक उस पर फायरिंग करना शुरू कर दी। लेकिन उनकी फायरिंग का उन्हें कोई फायदा ना हुआ क्योंकि लेडी घोस्ट वहां से जा चुकी थी। अपने ठिकाने पर नमूदार होते ही लेडी घोस्ट ने टॉय रिस्ट वॉच का एक बटन प्रेस किया तो वो फौरन जाहिर हो गई। लेडी घोस्ट को अंदाजा हो रहा था कि उसके गायब होते ही इमरान के साथियों ने यकीनी तौर पर वहां फायरिंग की होगी जहां पर वो खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जो कल्टी के बॉडी स्प्रे की वजह से इमरान और उसका स्याहफाम साथी मेरी मौजूदगी का एहसास कर लेगा। स्याहफाम दियो तो मुझ तक पहुंच भी गया था। अगर मैं इस पर हमला न करती तो वो मुझे बहरहाल पकड़ने की कोशिश करता। लेडी घोस्ट ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा। वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आगे बढ़ी और एक कुर्सी पर बैठ गई। मैंने जानबूझकर तुम्हें हलाक नहीं किया था इमरान, वरना मेरे फेंके हुए खंजर से आज तक कोई नहीं बच सका और मैं बिलावजह खून बहाने की भी आदी नहीं हूं, वरना आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होता। तुम्हें तो अभी मैंने बहुत सबक सिखाना है और जब तक मेरा इंतकाम नहीं पूरा हो जाता इस वक्त तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें और तुम्हारी सारी टीम को अपनी उंगलियों पर नचाती रहूंगी। मैं देखती हूँ कि तुम किस तरह से मुझ तक पहुंचते हो। लेडी घोस्ट ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा। चंद लम्हे वो सोचती रही, फिर वो उठी और उठकर साइड रूम की तरफ बढ़ती चली गई। कुछ देर के बाद इस कमरे में लेडी घोस्ट की बजाय एक इंतहाई नौखेस और हसीन लड़की दिखाई दे रही थी। लड़की ने जीन्स और सुर्ख शर्ट पर स्याह रंग की जैकेट पहन रखी थी। उसके हाथों में चमड़े का बना हुआ एक हैंड बैग था। वो बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। इसकी चमकदार और बड़ी बड़ी आंखों से इसकी जहानत का बखूबी अंदाजा हो रहा था। इसके अखरोटी रंग के बाल उसके शानों तक लहरा रहे थे। लड़की जूडी क्लोन की तेज खुशबू से महक रही थी, जैसे उसने जूडी क्लोन की पूरी बोतल ही अपने लिबास में उलट दी हो। लड़की कमरे से निकलते ही तेज तेज कदम उठाती बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। अभी वो दरवाजे के नजदीक पहुंची ही थी कि उसी लम्हे कॉल बेल के बजने की आवाज सुनाई दी तो इसके कदम रुक गए। कौन? उसने ऊंची आवाज में कहा। रीटा, मैं हूं बेटा। बाहर से एक लड़की की आवाज सुनाई दी तो इस लड़की के चेहरे पर सुकून के तासुरात नमूदार हो गए। इसने आगे बढ़कर दरवाजे का लॉक हटाया और हैंडल घुमाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बाहर एक और नौजवान लड़की दिखाई दी जो इस लड़की की हमशक्ल थी। इसका रंग रूप और इसका कद काठ इस लड़की से बेहद मिलता जुलता था और उसकी आंखों और बालों का रंग भी इस जैसा दिखाई दे रहा था। तो यहाँ तक इसके जिस्म पर लिबास भी ऐसा ही था जैसा उसने पहना था। कहीं जा रही हो क्या? आने वाली लड़की ने कहा। हाँ, और तुम कहाँ से आ रही हो? इस लड़की ने कहा जो रीटा थी। वहीं से जहाँ तुमने मुझे भेजा था, आने वाली लड़की की सीटा ने कहा और वो अंदर आ गई। उसके अंदर आते ही रीटा ने दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे को लॉक कर दिया। मतलब तुम ऑफिस में मेरे हिस्से का काम करके आ रही हो? रीटा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो और क्या करूं, अब तुम्हारी हमशक्ल हो तो इसका कोई ना कोई फायदा उठाना ही है ना। कभी मेरी जगह तुम ले लेती हो और कभी तुम्हारी जगह मैं। सीटा ने मुस्कुराते हुए कहा तो पहली लड़की भी बेइख्तियार मुस्कुरा दी। अच्छा हुआ तुम आ गई हो, वरना मैं उलझन में होने की वजह से ऑफिस जा रही थी। मैं ये भूल ही गई थी कि अपनी जगह ऑफिस मैंने तुम्हें भेज रखा है। रीटा ने कहा। क्यों? ऐसी कौन सी उलझने वाली बात हो गई जिसकी वजह से तुम मुझे ही भूल गई थी? सीटा ने हैरत भरे लहजे में पूछा। वो दोनों एक दूसरे के साथ चलती हुई सिटिंग रूम में आ गई थी और दोनों एक दूसरे के सामने सोफों पर बैठ गई थी। एक दूसरे के सामने बैठने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से एक लड़की के सामने कद आदम आईना पड़ा हुआ हो और वो इसमें मौजूद अपना ही अक्स देख रही हो। मुझे इमरान और उसके साथियों ने उलझन और परेशानी में मुब्तला कर दिया है। रीटा ने कहा। क्यों? क्या हुआ? क्या किया उन्होंने? सीटा ने इमरान और उसके साथियों का सुनकर चौंकते हुए कहा तो रीटा ने उसे फजल भाई का कॉल करने से लेकर तमाम वाकयात बताना शुरू कर दिए। उसकी बातें सुनकर सीटा के चेहरे पर संजीदगी और परेशानी के तासुरात नमूदार होने लगे।
ये तो बुरा हुआ कि तुम्हें वहां देख लिया गया और तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करते हुए सीक्रेट सर्विस ने तुम पर फायरिंग करने की कोशिश भी की थी। अगर तुम वहां से बर वक्त गायब ना हो जाती तो राना हाउस में यकीनन वो तुम्हें हलाक कर देते और वहां तुम्हारी लाश पड़ी हुई होती, और वो भी गैबी हालत में। सीटा ने कहा, हाँ, हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम खुद को दूसरों की नजरों से छुपा तो लेती हैं, लेकिन गैबी हालत में होने के बावजूद हम मुजस्सिम रहती हैं, और अगर हम किसी को छू भी जाएं तो उसे फौरी हमारी मौजूदगी का इल्म हो जाता है। रीटा ने कहा, हाँ, अंकल ने हमें 2 इंतहाई कारआमद और हैरत अंगेज गैजेट दे दिए हैं, लेकिन उनसे भी बहुत कमजोरियां हैं। अगर वो यहाँ होते तो वो अपनी इजादात को मजीद फाल और ताकतवर बना सकते थे, लेकिन इमरान की वजह से उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी और अब वो जेल में पड़े हैं। जेल में होने की वजह से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और ना ही उनका दिमाग अब ठीक तौर पर काम करता है। अगर हम उनसे मदद भी ले तो वो हमारे इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकेंगे। अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने मुल्क के कानून से टकरा सकें या कानून को धोखा से दे सकें, इसलिए वो जहां है वहीं ठीक है। एक बार, सिर्फ एक बार वो मेरी बात मान ले तो मैं उन्हें यहाँ से इतनी दूर ले जा सकती हूँ कि पाकिस्तान का कानून तो क्या, अली इमरान जिसने उन्हें कैद कराया है वो भी उन तक नहीं पहुँच सकेगा। सीटा ने कहा, हाँ, मैंने भी अंकल को बहुत समझाने और मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। उनका यही कहना है कि इस मुल्क की कानून ने उन्हें मुजरिम ठहरा ही दिया है तो वो इससे भी खुश हैं। वो इस मुल्क के कानून का एहतराम करते हैं, इसलिए वो किसी भी सूरत इस मुल्क के कानून के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे और वो इस वक्त तक जेल में रहेंगे जब तक कानून उन्हें रिहा नहीं कर देता, फिर उनकी सजा पूरी नहीं हो जाती। रीटा ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम उनकी मर्जी के खिलाफ भी तो कोई काम नहीं कर सकती ना। रीटा ने कहा, हाँ, अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकती हैं बस वही कर सकती हैं, इनसे ज्यादा नहीं और ना उनसे कम। सीटा ने कहा, हम ट्विन प्रिंसेस हैं और हमारे पास X2 का जो राज है उसके बलबूते पर हम इमरान पर ऐसा दबाव डाल सकती हैं कि वो खुद ही उनको जेल से आज़ाद कराने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन अफसोस अंकल ने हमारे इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। अगर वो मान जाते तो फिर आज वो हमारे साथ होते। रीटा ने कहा, ओह, क्या तुमने X2 का राज अंकल को भी बता दिया? सीटा ने चौंक कर कहा, नहीं, ये राज मेरे और तुम्हारे दरमियान ही है। मैंने अंकल से बात की थी कि वो इजाज़त दे तो मैं उनके लिए हुकूमत को मजबूर कर सकती हूँ कि वो ना सिर्फ इन्हें रिहा कर दें बल्कि उन्हें वही इज्जत और मर्तबा दें जो पहले उनको दिया गया था। लेकिन अंकल अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वो आज भी यही कहते हैं कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और मुल्क से उन दुश्मन अनासिर का खात्मा किया है जो मुल्क को दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाट रहे थे। वो कहते हैं कि जब तक हुकूमत उनके इस दलील को नहीं मानेगी और वो खुद उन्हें जेल से आज़ाद नहीं करेगी और उन्हें पहले जैसी इज्जत और मुकाम नहीं मिलेगा, उस वक्त तक वो इस जेल में ही रहेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनके किरदार पर कोई और धब्बा लग सके। ऐसा लगता है जैसे उन्हें अब बाहर की दुनिया से कोई दिलचस्पी ही नहीं और वो जेल से बाहर आना ही नहीं चाहते। रीटा ने कहा, हाँ, मैंने भी उनसे कहा था कि हम उन्हें उनकी दी हुई इजादात के जरिए जेल से निकाल कर दूसरी किसी ऐसी जगह पर ले जा सकते हैं जहाँ कोई उन तक पहुँच सके, तो उन्होंने मुझे भी ऐसा करने से रोक दिया। वो इस कितार में है कि एक दिन हुकूमत बल्कि कौम को उनके इक़दामात की हमायत करनी पड़ेगी और मुल्क की आला अदालतें उनके साथ इंसाफ करेंगी और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। लेकिन शायद ही ऐसा हो। सीटा ने अफसोस भरे लहजे में कहा, हाँ, हुकूमत और आला अदालतों ने उन्हें मुजरिम करार दे दिया है, इसलिए तो वो जेल में है। उनका तो अब केस भी बंद कर दिया गया है। भला कौन ऐसा होगा जो उन्हें जुर्म करने के बावजूद बेगुनाह करार दे सकता है और उन्हें जेल की जिंदगी से रिहाई मिल सकती है। अगर हमने उनके लिए कुछ ना किया तो वो इस तरह जेल में ही सड़कर रह जाएंगे और वहीं उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और हम ऐसा नहीं होने देंगे। अंकल अगर चाहते हैं कि हुकूमत और मुल्क की आला अदालतें उनके मौक़िफ़ की तायद करें और उन्हें बेगुनाह करार दे दिया जाए या उनकी सज़ा गैर मशरूत तौर पर मुआफ़ कर दी जाए, उन्हें जेल से रिहा करा दिया जाए, तो उनका यह मकसद हम पूरा करेंगे। हम मिशन उन्हें हर सूरत में उन्हें जेल से निकालना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सीटा ने कहा, बहरहाल अंकल ने जो हमें तोहफा दिया है हम उसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। उन्होंने तो पाकिस्तान से जुराइम पेशा अफराद को ख़त्म करने की कोशिश की थी जो ताकतवर भी थे और जुर्म करने के बावजूद किसी भी कानून के शिकंजे में नहीं आते थे और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कानून से छूट जाते थे। अंकल का काम हम भी पूरा कर सकती हैं, लेकिन इससे पहले हम अंकल जो जेल से रिहाई दिलाएंगे जो हमारा मिशन है। हमारा मिशन सिर्फ यहाँ कीमती और गैर ज़रूरी चीज़ें चोरी करने का नहीं है। ये सिर्फ हमने इमरान और सीक्रेट सर्विस को चक्कर देने के लिए किया है। हमारा असल काम ब्लैक क्रिस्टल का है और एक बार ब्लैक क्रिस्टल का पता चल जाए कि वो कहाँ मौजूद है तो फिर हम उसे हासिल कर लेंगे। वही क्रिस्टल ही अंकल की रिहाई का सबब बनेगा। ब्लैक क्रिस्टल के बारे में मैंने भी बहुत हाथ पांव मारे हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा क्लू भी नहीं मिला है। वो आखिर है कहाँ? सीटा ने कहा, फिर भी हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। एक ना एक दिन हमें अपना मकसद ज़रूर पूरा कर लेंगे। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता इस वक्त तक हम चोरियाँ करते और इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को अपनी उंगलियों पर नचाती रहेंगी। हम दो हैं लेकिन लेडी घोस्ट एक ही है, वो तुम भी हो और मैं भी। रीटा ने कहा, इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान के तमाम साइंसदानों का रिकॉर्ड मौजूद है कि वो कहाँ कहाँ और क्या कर रहे हैं।
हैं। हमारे लिए पाकिशा की बड़ी से बड़ी महफूज तरीन और नाकाबिल तस्कीर लेबॉर्ट्रियों में भी जाना मुश्किल नहीं। लेबॉर्ट्रियों के साथ साथ हम हर उस जगह सर्चिंग कर चुकी हैं जहां ब्लैक क्रिस्टल के होने का इम्कान मौजूद हो सकता है, लेकिन ताहाल इसका कुछ पता नहीं चल सका। बस इस हद तक मालूमात हासिल हुई हैं कि ब्लैक क्रिस्टल के मौजूद का ताल्लुक पाकिशा डेली न्यूज़ के चीफ एडिटर इरशाद अब्बासी से कुछ ना कुछ जरूर है। सीटा ने परेशानी के आलम में मुसलसल बोलते हुए कहा, हाँ इसलिए तो हम उसके पीछे लगी हुई हैं, लेकिन इतना वक्त गुजर गया है कि और अभी तक हमारे हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा है जिसे पता चल सके कि क्या वाकई इरशाद अब्बासी का ताल्लुक इस साइंसी दान से है जो ब्लैक क्रिस्टल का मौजूद है। लेकिन बहरहाल हम इसका पीछा इस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इस बात का पता नहीं चल जाता कि इसका वाकई जमशेद अब्बासी साइंसदान से है या नहीं। एक ना एक दिन उसका राज जरूर खुल जाएगा, सीटा ने कहा तो रीटा ने भी असबात में सर हिला दिया। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में जैसे ही दाखिल हुआ, ब्लैक जीरो उसके एहतराम में खड़ा हो गया। खैरियत, तुमने मुझे इस कदर एमरजेंसी में यहाँ क्यों बुलाया है? सलाम दुआ के बाद इमरान ने अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा। एक बुरी खबर है, ब्लैक जीरो ने कहा। जब से पाकिशा में लेडी घोस्ट वारिद हुई है, अच्छी खबर मिलने की तवक्को ही खत्म हो गई है। बहरहाल बोलो क्या है? बुरी खबर, इमरान एक तवील सांस लेते हुए कहा। गोल्डफिश को सुपर एजेंसी ने उठा लिया है, ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान भी इख्तियार उछल पड़ा। ओह लेकिन क्यों, और तुम्हें उसके अगवा होने का कैसे इल्म हुआ है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। गोल्डफिश ने लेडी एंडा को जख्मी हालत में टॉर्चर किया और उसे सुपर एजेंसी के हेडक्वार्टर और एजेंसी के चीफ कर्नल स्कॉट के बारे में मालूमात हासिल करने के बेहद कोशिश की, लेकिन लेडी एंडा जख्मी होने और शदीद तशद्दुद बर्दाश्त करने के बावजूद भी जबान नहीं खोल रही थी, जिस पर गोल्डफिश ने उसे चंद रोज भूखा प्यासा रखने का फैसला करते अपने क्लब के तहखाने से निकालकर एक वीरान इलाके में मौजूद एक खंडर में पहुंचा दिया जहां पुराने जमाने की जेलें बनी हुई थी। अभी गोल्डफिश लेडी एंडा को खंडात में पहुंचाकर वापस आई ही थी कि क्लब के खुफिया से चंद अफराद ने उस पर हमला कर दिया, उसे बेहोश करके अगवा करके ले गए। फॉल्सन को गोल्डफिश के अगवा होने का सीसी फुटेज से पता चला था। उसे किसी ज़रूरी सिलसिले में गोल्डफिश से बात करनी थी, लेकिन जब उसका गोल्डफिश से राब्ता ना हुआ तो वो परेशान हो गया। उसने गोल्डफिश को खुद क्लब में वापस आते देख लिया था। गोल्डफिश की पूरी इसरार गुमशुदगी पर उसे तशवीश हुई तो उसने क्लब के हर हिस्से में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक कराई, जिस पर क्लब के खुफिया रास्ते से दाखिल होने वाले अफराद उन्हें गोल्डफिश पर हमला करते देख लिया गया था। इन अफराद ने गोल्डफिश पर हमला करके उसे अगवा किया था। उनमें से एक आदमी को फॉल्सन पहचानता था, वो सुपर एजेंसी का एजेंट और कर्नल स्कॉट का नंबर 2 कॉटर था। ब्लैक जीरो ने तफसील बताते हुए कहा। तो क्या वो गोल्डफिश से लेडी एंडा को भी छुड़ा कर ले गए हैं? इमरान ने हटकारा भरते हुए कहा। नहीं, गोल्डफिश ने लेडी एंडा को जिन खंडरा तक पहुंचाया था वो बदस्तूर वहीं मौजूद है। एक तो वो जख्मी है, लेकिन इसके बावजूद गोल्डफिश ने उसे वहां फौलादी जंजीरों से बांध रखा था। ब्लैक जीरो ने बताया। फॉल्सन को कॉल करो और उसे कहो कि वो फौरी तौर पर लेडी एंडा को खंडरात से निकाल कर किसी और जगह मुंतकिल कर दे, ऐसी जगह जिसके बारे में गोल्डफिश को भी इल्म ना हो। इमरान ने कहा। ओह क्यों, क्या आपका ख्याल है कि गोल्डफिश कर्नल स्कॉट के सामने मुंह खोल देगी? ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा। वो सिन्फ नाजुक है जिसकी बहुत सी कमजोरियां हो सकती है और तरबियत याफ्ता होने के बावजूद इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका सिन्फ नाजुक होना है। इसकी एक कमजोरी तो मैं भी वाकिफ हूँ, वो बड़े से बड़े सुरमा के सामने सर उठाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन वह हशरातुल अर्ज से इस कदर डरती है जैसे बकरी शेर को देखकर डर जाती है। अगर कर्नल स्कॉट को इसकी कमजोरी का इल्म हो गया तो फिर गोल्डफिश ज्यादा देर तक उसके सामने जुबान बंद नहीं रख सकेगी और गोल्डफिश उसे बता देगी कि लेडी एजेंट है और वो जानती है कि सुपर एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर वो एक बार हाथ से निकल गई तो फिर उसका दोबारा हाथ आना मुश्किल हो जाएगा, इमरान ने कहा। और दूसरा मसला लेडी घोस्ट है जिसका अभी तक कोई एक सुराग तक नहीं मिला, और सोने पे सुहागा ये कि वो हमारा राज भी जानती है। ब्लैक जीरो ने होंठ चबाते हुए कहा। लेडी घोस्ट ने वाकई ही हमारी नाक में दम कर दिया है, हम उससे कहीं भी महफूज नहीं हैं। वो जब चाहे और जहां चाहे आ धमकती है, इमरान ने कहा। और फिर उसने राना हाउस होने वाले वाकयात के बारे में उसे बताना शुरू कर दिया। वाकई ही अब उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर वो मेरी मौजूदगी में दानिश मंजिल के सीक्रेट स्ट्रॉन्ग रूम में जाकर X2 की फाइल हासिल कर सकती है तो फिर इससे कोई बईद नहीं कि वो गैबी हालत में यहाँ पहुंचकर मुझे और आपको नुकसान पहुंचा दे और यहाँ का कंट्रोल संभाल ले। अगर ऐसा हुआ तो वो हर चीज तुम्हें तहस नहस करके रख देगी, ब्लैक जीरो ने कहा। इसके खिलाफ तभी हम कुछ कर सकते हैं जब उसका कोई अता पता हो। वो तो भूतनी की तरह हवा के घोड़े पर सवार होकर आती है और अपना काम करके निकल जाती है। हो सकता है कि अभी वो हमारे करीब ही कहीं मौजूद हो और हमारी बातें सुन रही हो, इमरान ने कहा। ओह अगर ऐसा है तो फिर मुझे राना हाउस की तरह यहाँ भी प्रोटेक्शन रेड लाइट्स ऑन कर लेनी चाहिए ताकि अगर वो गैबी हालत में यहाँ आए तो उसे देख लिया जा सके।
ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, ये काम पहले करो, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो उठकर सामने मौजूद एक दीवार के पास पड़ी हुई बड़ी सी मशीन की जाने बढ़ता चला गया। मशीन के पास जाकर उसने मशीन ऑन की और फिर उसे तेजी से ऑपरेट करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दानिश मंजिल में हर तरफ सुर्ख रंग की रोशनी फैल गई। मैंने रेड लाइट्स की तरह साथ सर्चर भी ऑन कर दिया है। इस फंक्शन के ऑन होते ही बाद अब दानिश मंजिल में कोई और इंसान आएगा तो उसका मुझे फौरन कॉशन मिल जाएगा और मैं उसे सर्च मशीन के जरिए आसानी से ट्रेस कर लूंगा। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। आप क्या सोच रहे हैं? ब्लैक जीरो ने इमरान को सोच के में डूबे हुए देखकर कहा। मुझे अभी तक लेडी घोस्ट की वो बात याद आ रही है, इमरान ने कहा। कौन सी बात? ब्लैक जीरो ने पूछा। यही कि वो मुझसे अपने किसी अजीज का इंतकाम ले रही है जिसे मैंने बेजुर्म होने के बावजूद जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया, इमरान ने कहा। क्या आपको अभी तक याद नहीं कि ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है? ब्लैक जीरो ने कहा। क्या मैं इतनी बड़ी हमाकत कर सकता हूं कि बगैर किसी जुर्म के किसी भी शख्स को उठाकर सलाखों के पीछे धकेल दूं, और वो भी ऐसे शख्स को जो मुल्क कौम की भलाई के लिए काम कर रहा हो? लेडी घोस्ट ने यह भी कहा था कि मैंने जिस जुर्म बनाया है वो मुल्क कौम की फलाह के लिए काम कर रहा था। इसका ऐसा कौन सा फलाही काम था जो मेरी नज़र में जुर्म हो सकता है? उसने इस काम से रोककर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। एक शख्स ऐसा है जो मुजरिम भी था और खुद को मुल्क का खैर खवा भी कहता था, ब्लैक जीरो ने सोचते हुए अंदाज में कहा तो इमरान ने चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। कौन है वो? किसकी बात कर रहे हो? इमरान ने हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। याद कीजिए, पिछले दिनों मुल्क में अजीबोगरीब सीरियल किलर्स के वाक़यात होना शुरू हो गए थे। मुल्क के नामवर शख्सियात को पुरइसरार अंदाज में कत्ल किया जा रहा था, जो बेहद मकबूल भी थे और जिनके बारे में कहा जाता था कि उनसे बढ़कर मुल्क का खैर ख्वाह कोई और हो ही नहीं सकता। इन अफराद को बाकायदा चैलेंज के साथ हलाक किया जा रहा था और उन्हें हलाक करने से पहले न सिर्फ उनकी हलाकत का वक्त मुकर्रर किया जाता बल्कि लेडी घोस्ट की तरह अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रियासती सिक्योरिटी इदारों को चैलेंज भी किया जाता था कि वो इन अफराद की हिफाजत को जो चाहे इंतजाम कर लें, लेकिन उनकी मौत का जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो इसी वक्त पर जरूर हलाक होंगे, और फिर ऐसा होता भी रहा था। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान चंद लम्हे उसकी तरफ गौर से देखता रहा, फिर वो बुरी तरह से उछल पड़ा। प्रोफेसर काशिफ जलील, इमरान ने तेज लहजे में कहा। जी हाँ, प्रोफेसर काशिफ जलील पाकीशा के इन अफराद को जो शराफत का नकाब चढ़ाए हुए थे, न सिर्फ उनके चेहरों से नकाब उतार कर उनके घनौने चेहरे सामने ला रहा था बल्कि उन्हें कैफरे किरदार तक भी पहुंचा रहा था। बल्कि ब्लैक जीरो ने कहा, ओह, तो लेडी घोस्ट प्रोफेसर काशिफ जलील का मुझसे इंतकाम लेने की कोशिश कर रही है, इमरान ने होंठ सुकेड़ते हुए कहा। हो सकता है, क्योंकि मेरी नज़र में वही एक ऐसा इंसान है जो जेल में होने के बावजूद अभी तक खुद को बेगुनाह समझता है। उसके कहने के मुताबिक वो इन अफराद को हलाक करके जुर्म नहीं बल्कि मुल्क से जराइम पेशा और घनौने इंसानों का खात्मा कर रहा था जो शराफत का नकाब चढ़ाए मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे थे। ब्लैक जीरो ने कहा। वही है, बिल्कुल वही है। लेडी घोस्ट मुझसे प्रोफेसर काशिफ जलील का ही इंतकाम ले रही है। अब समझ में आया कि वो इस कदर जदीद साइंसी आलात से कैसे लेस है। उसके पास ज़रूर प्रोफेसर काशिफ जलील की ही बनाई हुई इजादात मौजूद हैं जिनकी मदद से वो गायब भी हो जाती है और एक जगह से दूसरी जगह भी आसानी से पहुंच जाती है, इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि उसे जो चीज़ चोरी करनी होती है मीडिया में ऐलान के बाद वो गैबी हालत में उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ वो मौजूद होती है, और सिक्योरिटी इदारे इस चीज़ को उठाकर हिफाजत के लिए जहाँ ले जाते हैं उनका लेडी घोस्ट को फौरन इल्म हो जाता है। फिर वो इत्मीनान से वहां जाकर वो चीज निकाल कर ले जाती है, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, ऐसा ही है। जूलिया ने भी लेडी घोस्ट को पकड़ने के लिए ऐसा ही जाल बिछाने की कोशिश की थी। ब्लैक पल को चोरी करने के लिए लेडी घोस्ट को राना हाउस का पता बताया गया था, इसलिए वो ब्लैक पल देखने के लिए फौरन वहां आधम की थी, इमरान ने कहा। क्या आपके ख्याल में दोबारा राना हाउस वो आएगी? ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, जब सारी हकीकत उसके सामने आ चुकी है कि ब्लैक पल का झांसा देकर हम उसे ट्रैप करने की कोशिश में थे तो वो अब राना हाउस नहीं आएगी, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। अब प्रोफेसर काशिफ जलील का नाम सामने आया है तो फिर मुझे जाकर उसे टटोलना पड़ेगा। वैसे मेरी याददाश्त जहाँ तक काम करती है उसके मुताबिक प्रोफेसर काशिफ जलील ने शादी ही नहीं की थी और उसके दूर नज़दीक का एक रिश्तेदार भी मौजूद नहीं था। अपनी रिहाइश का जहाँ उसने ज़ाती लेबॉर्ट्री बना रखी थी एक बूढ़े मुलाजिम रहमत बाबा के साथ अकेला रहता था। फिर ये लेडी घोस्ट कौन है जो प्रोफेसर काशिफ जलील की अजीज बनकर मुझसे इसका इंतकाम लेना चाहती है, इमरान ने कहा। इसका पता तो आपको प्रोफेसर काशिफ जलील से मिलने के बाद ही चलेगा। हो सकता है इसकी कोई दूर की अजीज हो या फिर वो चूंकि जुराइम में मुलविस था और गैर कानूनी तौर पर लोगों को कत्ल करता फिर रहा था। हो सकता है कि किसी खदशे की बिना पर उसने अपनी फैमिली के बारे में किसी को बताया ही ना हो, वो किसी और मुल्क में उसने शादी भी कर रखी हो और उसकी फैमिली भी हो, ब्लैक जीरो ने कहा।
ओ हाँ, इस इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता, इमरान ने कहा। लेकिन अगर इस मामले में प्रोफेसर काशिफ जलील का हाथ ना हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, मुझे इसके अलावा और कोई ऐसा शख्स दिखाई नहीं दे रहा है जिसे मैंने जेल पहुंचाया हो। मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं मुल्क दुश्मन अनासिर को हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी से ही निजात दिला दूँ। इसके अलावा लेडी घोस्ट जिस अंदाज में वारदात कर रही है, इसका तरीक़ाकार भी प्रोफेसर काशिफ जलील जैसा ही है, जो इसी तरह गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था और अपना काम पूरा करके निकल जाता था। इमरान ने कहा, हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोफेसर काशिफ जलील की साइंसी इजादात उसके किसी जानने वाले के हाथ लग गई हो और वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, इसके बारे में अभी मेरा पास कोई आइडिया नहीं है। एक बार वो हाथ में आ जाए तो फिर उसका मकसद भी सामने आ जाएगा, इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। तो क्या अब आप जेल जा रहे हैं? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, अल्लाह से डरो प्यारे, मैंने कोई जुर्म नहीं किया जो मैं जेल जाऊं, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। मेरा मतलब है कि क्या आप प्रोफेसर काशिफ जलील को जेल में मिलने के लिए जा रहे हैं? ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब की बात पहले बता दिया करो ताकि कन्फ्यूजन तो ना हो। देखो, जेल का नाम सुनकर किसी तरह मेरा दिल धक 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 करना शुरू हो गया है, इमरान ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। तो ब्लैक ज़ीरो भी इख्तियार हंस पड़ा। पाकिशिया, तुम पाकिशिया एजेंट हो? कर्नल स्कॉट ने हकलाते हुए कहा। हाँ, मैं क्रीमियन नहीं पाकिशिया हूँ और मैं यहाँ पाकिशिया सीक्रेट सर्विस के लिए बतौर फॉरेन एजेंट काम कर रही हूँ, मरसा ने इसी तरह से चीखते हुए कहा। चूहे देखकर उसकी जान निकली जा रही थी और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो या तो कुर्सी तोड़कर इन चूहों को हलाक कर दे या फिर खुद को ही गोली मार दे। पाकिशिया सीक्रेट सर्विस का सनकर कर्नल स्कॉट का तो जैसे दिमाग ही घूम गया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर किसी मरसा की तरह देख रहा था और कभी अपने साथी कॉटर की तरफ। कॉटर के चेहरे पर भी शदीद हैरत के तासुरात दिखाई दे रहे थे, जैसे उसे यकीन ना रहा हो कि वो जिस लड़की को एक्रीमियन एजेंसी की लेडी एजेंट समझकर अगवा करके लाया था उसका ताल्लुक पाकिशिया सीक्रेट सर्विस से हो सकता है। ओ गॉड, तो तुम यहाँ पाकिशिया के लिए जासूसी करती हो और वो भी एक्रीमियन बनकर? कर्नल स्कॉट ने हैरत और गुस्से से मिले जुले लहजे में कहा। हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, फॉर गॉड सेक इन चूहों को यहाँ से हटा दो, मुझे इनसे बेहद खौफ महसूस हो रहा है। अगर ये और थोड़ी देर तक मेरे सामने रहे तो मेरी जान निकल जाएगी, मरसा ने चीखते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? कर्नल स्कॉट ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए सख्त लहजे में कहा। मरसा, मरसा ग्लोरिस बताया तो है, मरसा ने कहा। मैं तुम्हारे असली नाम पूछ रहा हूँ, नॉनसेंस, कर्नल स्कॉट ने गुर्रा कर कहा। नादिया, मेरा नाम असली नादिया बतूल है, मरसा ने जवाब दिया। चूहे देखकर उसकी हालत वाकई ही बेहद अबतर दिखाई दे रही थी। क्या तुम जानती थी कि लेडी एंडा का ताल्लुक इसराइली सुपर एजेंसी से है? कर्नल स्कॉट ने कहा। हाँ, मैं जानती थी, नादिया बतूल ने जवाब दिया। लेकिन इसका अगवा करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? कर्नल स्कॉट ने गुर्रा कर कहा। लेडी एंडा को मैंने चीफ X2 के कहने पर अगवा किया था। चीफ ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं लेडी एंडा को अगवा करके ले जाऊं, उसकी जुबान खुलवा कर उसे तुम्हारे बारे में और सुपर एजेंसी के हेडक्वार्टर के बारे में उगलवाऊं कि वो कहाँ है। मेरी इतलाहत के मुताबिक तुम्हारा हेडक्वार्टर सीक्रेट ज़रूर है, लेकिन तुम्हारी एजेंसी का शायद ही ऐसा कोई एजेंट हो जो इसे हेडक्वार्टर के बारे में ना जानता हो, नादिया बतूल ने कहा। लेकिन क्यों X2 मेरे बारे में और सुपर एजेंसी के हेडक्वार्टर के बारे में क्यों जानना चाहता है? कर्नल स्कॉट ने सख्त लहजे में कहा। ये मैं नहीं जानती, मुझे हुक्म दिया गया था और मेरा काम इस पर अमल करना था, नादिया बतूल ने कहा। कि तो क्या तुम्हें लेडी एंडा ने बताया है कि मेरी रिहाइश का कहाँ है और सुपर एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नल स्कॉट ने होंठ भींचते हुए कहा। हाँ, उसने जुबान खोलती थी और उसने जो बताया था वो मैंने रिकॉर्ड करके चीफ को भिजवा दिया था। चीफ को अब तक वो रिकॉर्डिंग मिल चुकी होगी, उसे पता चल गया होगा कि तुम्हारी रिहाइश का कहाँ है और तुमने अपना सीक्रेट हेडक्वार्टर कहाँ बना रखा है, और ये सब मालूम करके तुमने लेडी एंडा को कत्ल कर दिया, कर्नल स्कॉट ने गुर्रा कर कहा। हाँ, वो पहले ही जख्मी हालत में मेरे पास आई थी, इसकी जुबान खुलवाने के लिए इस पर शदीद टॉर्चर किया था। आखिर वो कब तक ताब ला सकती थी? आखिरकार उसे मेरे सामने जुबान खोलनी पड़ी। जैसे ही मुझे मेरे मतलब की सारी मालूमात मिली मैंने उससे गोली मार दी, नादिया बतूल ने कहा। तो कर्नल स्कॉट और कार्टर गुर्रा कर रह गए। तुम्हारे अलावा और कौन कौन है यहाँ जो पाकिस्तानी फॉरेन एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं? कर्नल स्कॉट ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा। बहुत से एजेंट हैं, लेकिन हम अलग अलग रहते हैं और हमारा आपस में कोई राब्ता नहीं होता, ताकि पकड़े जाने की सूरत में हम एक दूसरे की निशानदही ना कर सकें। ना ही यहाँ मुझे कोई सीक्रेट एजेंट के तौर पर जानता है और ना ही मुझे किसी दूसरे एजेंट का कुछ पता है कि वो कौन है और कहाँ है, नादिया बतूल ने बड़े ठहरे हुए लहजे में कहा।
क्या तुम्हारे क्लब में भी तुम्हारा ऐसा कोई साथी नहीं है जिसका ताल्लुक पाकिशिया से हो? कर्नल स्कॉट ने पूछा। नहीं, मेरा ग्रुप एक्रीमियंस अफराद पर मुश्तमिल है और वो सब मेरी असलियत से नावाकिफ हैं, नादिया बतूल ने कहा। कर्नल स्कॉट ने कॉटर से मुखातिब होकर कहा। यस चीफ, कॉटर ने बड़े मौतबाना लहजे में कहा। फौरी तौर पर इसके क्लब पर रेड करो और उसके तमाम साथियों को हलाक करके इसका क्लब सील कर दो। अगर वहाँ इसका कोई और साथी है तो उसे भी किसी सूरत में तुम्हारे हाथों बचकर नहीं निकलना चाहिए। कर्नल स्कॉट ने कहा तो नादिया बतूल ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। यस चीफ, कॉटर ने इस अंदाज में कहा। और अब ये हमारे किसी काम की नहीं है, इस पर चूहे छोड़ दो। कर्नल स्कॉट ने कहा तो नादिया बतूल बुरी तरह से चौंक पड़ी। उसके चेहरे का रंग एक बार फिर बदल गया। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। तुमने कहा था कि मुझे इन चूहों के हाथों नहीं हलाक कराओगे। मुझे गोली मार दो कर्नल स्कॉट, फॉर गॉड सेक मुझे गोली मार दो, नादिया बतूल ने हलके बल चीखते हुए कहा। लेकिन इस बार कर्नल स्कॉट ने इसकी एक ना सुनी। उसने कॉटर को इशारा किया और फिर वो मुड़कर तेज तेज चलता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। उसके बाहर निकलते ही कॉटर ने स्याह चूहों का पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खुलने की देर थी कि उसमें से उछलते कूदते और ची ची करते स्याह चूहे उछलकर बाहर निकले और छलांगे मारते हुए सफेद रोशनी में नहाई हुई नादिया बतूल के जिस्म पर चढ़ते चले गए। भयानक और मकरूह चूहों को अपने जिस्म पर आते देखकर नादिया बतूल के हलक से दिलखिराशें चीख निकलनी शुरू हो गई। इस पर चूहे छोड़ते ही कॉटर भी उठकर तेज तेज चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बंद कर दो दरवाजा, कॉटर ने दरवाजे के पास खड़े मुसल्ला अफराद से मुखातिब होकर कहा तो एक आदमी ने नंबरिंग पैनल से कमरे का दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया। कॉटर तेज तेज चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वो कर्नल स्कॉट के ऑफिस में आ गया। कर्नल स्कॉट वहीं मौजूद था और मेज के पीछे अपना सर पकड़े बैठा हुआ था। ये बहुत बुरा हुआ। कॉटर के एक्स 2 को सुपर एजेंसी के सीक्रेट हेडक्वार्टर और मेरी रिहाइश गाह का इल्म हो गया। अब किसी भी वक्त पाकिशिया सीक्रेट सर्विस यहाँ पहुंच सकती है। उन्होंने आते ही यहाँ तूफान खड़ा कर देना है। कर्नल स्कॉट ने कॉटर को कमरे में दाखिल होते हुए देखकर कहा। हम पाकिशियाई को तो इसराइल आने से रोक सकते हैं, लेकिन एक्रीमिया और दूसरे हलीफ ममालिक से जो लोग इसराइल आते हैं हम उन्हें आने से कैसे रोकें? इमरान और उसके साथी मेकअप में तो यहाँ आ सकते हैं, कर्नल स्कॉट ने कहा। इसके लिए हमें आमदरफत के तमाम जराए पर नजर रखनी होगी। जगह जगह स्पेशल कैमरे नस्ब कराने होंगे ताकि अगर यहाँ कोई मेकअप में आए तो फौरन इसका पता चल सके और उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जा सके, कॉटर ने कहा। लेकिन जहाँ तक मैं इमरान और उसके साथियों को जानता हूँ वो नए और जदीद तरीन मेकअप में होते हैं। ऐसे मेकअप में जिन्हें ना तो किसी कैमरे की आंख से चेक किया जा सकता है और ना ही उनका मेकअप किसी मेकअप वॉशर से वॉश किया जा सकता है, कर्नल स्कॉट ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। नो चीफ, इसराइल ने एक साइंसदान ने एक ऐसा कैमरा इजाद किया है जिसकी आंख से दुनिया का जदीद से जदीद मेकअप भी नहीं बच सकता। इस कैमरे से इस शख्स का असली चेहरा भी सामने लाया जा सकता है जिसने अपना चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से तब्दील कराया हो। अगर हम इस जदीद कैमरे का इस्तेमाल करें तो फिर इमरान और उसके साथी जिस कदर चाहे जदीद मेकअप कर लें वो ज़रूर हमारी नज़रों में आ जाएंगे, कॉटर ने कहा। ओह, कौन सा कैमरा है वो? किसकी इजाद करता है? कर्नल स्कॉट ने चौंक कर कहा तो कॉटर उससे कैमरे और उसकी मौजूद के बारे में बताना लगा। इस कैमरे का कोड नाम DD1 है। इसे सिक्योरिटी कैमरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उस कैमरे की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि आम लोगों की तस्वीर नहीं बनाता। ये कैमरा सिर्फ उन्हें अफराद की तस्वीर बनाता है जिन्होंने या तो मेकअप का रखा हो या फिर प्लास्टिक सर्जरी करा रखी हो, कॉटर ने जवाब दिया। गुड शो, फिर तो ये कैमरा हमारे लिए बेहद कारगर साबित होगा। क्या इसराइल में इस खसूसी कैमरे की इतनी तादाद मौजूद है जिसे हम इसराइल के तमाम दाखिली व खारजी रास्तों पर नस्ब कर सकें? कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, इन कैमरों का हसूल मेरी जिम्मेदारी है। मैं तमाम इंतजामात कर लूंगा, कॉटर ने कहा। मैं अब जल्द से जल्द ब्लू डायमंड से वो तस्वीर हासिल करने की कोशिश करता हूँ जिनमें पाकिशिया के खुफिया मिसाइल स्टेशन का महल वकूफ मौजूद है। इन तस्वीर के मिलते ही मैं पाकिशियाई मिसाइल स्टेशन की तबाही के लिए सुपर फोर्स की D एजेंट भेज दूँ, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, ये मुनासिब रहेगा। अगर इमरान और उसके साथियों ने इसराइल आने की कोशिश की तो हम इनकी इस कोशिश को हर मुमकिन तरीके से नाकाम बना देंगे। इनकी गैर मौजूदगी में हमारे D एजेंट आसानी से पाकिशिया पहुंचकर मिसाइल स्टेशन को भी तबाह कर देंगे, कॉटर ने कहा तो कर्नल स्कॉट ने अस्बात में सर हिला दिया। ये तो सब करने से पहले तुम्हें ब्लू आई क्लब पर रेड करना होगी। मैं तो कहता हूं कि इस फसाद के जड़ क्लब को ही तबाह कर दो। अगर वहां पाकिशियाई सीक्रेट सर्विस के मजीद फॉरेन एजेंट हुए तो वो भी खत्म हो जाएंगे, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, मैं अभी ऐसा करता हूं। मुझे इस लड़की की बातों पर यकीन नहीं आया था कि वहां इसका कोई और साथी मौजूद नहीं है या फिर वो किसी और फॉरेन एजेंट को नहीं जानती, कॉटर ने कहा। तो जाओ, अभी जाओ और सबसे पहले ब्लू आई क्लब का सफाया करो, कर्नल स्कॉट ने कहा तो कॉटर ने अस्बात में सर हिला दिया। कर्नल स्कॉट ने उसे चंद मजीद हिदायत दी तो कॉटर सर हिलाते हुए कर्नल स्कॉट को सलाम करता हुआ वहां से निकलता चला गया।
इमरान ने कार सेंट्रल जेल के गेट पर रोकी तो गेट पर मौजूद दो संतरी चौंक कर इसकी तरफ देखने लगे। इमरान ने कार का इंजन बंद किया और इग्निशन से चाबी निकालकर कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया और उसकी 3 उंगलियां पर घुमाता हुआ बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में गेट की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ, कौन हो तुम और इस तरह क्यों आ रहे हो? इनमें से एक संतरी ने कड़कते हुए कहा। करीब आकर बताऊं या दूर से भी सुन सकते हो? इमरान ने कहा। दूर से ही बता दो, मैं बहरा नहीं हूं, संतरी ने तेज लहजे में कहा। ठीक है, इमरान ने कहा, पर उसने ऐसे मुंह हिलाना शुरू कर दिया जैसे वो कुछ बोल रहा हो लेकिन उसके मुंह से आवाज ना निकल रही हो। ये तुम क्या कर रहे हो? संतरी ने हैरान होकर कहा। बोल रहा हूं, क्यों तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? इमरान ने कहा। अब सुनाई दी है, पहले तो सिर्फ मुंह हिला रहे थे, संतरी ने कहा तो इमरान ने एक बार फिर मुंह हिलाना शुरू कर दिया। ऊंची आवाज में बोलो, क्या कह रहे हो तुम? संतरी ने इस तरह गुस्सैली नजरों से देखते हुए कहा। इससे ज्यादा ऊंची आवाज में बोलना मेरे लिए मुमकिन नहीं। अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही तो मुझे करीब आने दो, फिर तुम सब आसानी से सुन लेना, इमरान ने कहा। तो इस सिपाही ने पहले इमरान की तरफ फिर उसने अपने साथी की तरफ देखना शुरू कर दिया। बुला लो, शक्लो सूरत से पढ़ा लिखा अहमक मालूम होता है, दूसरे सिपाही ने मुस्कुराकर कहा तो पहले संतरी भी मुस्कुरा दिया। ठीक है, आओ मेरे पास, इस संतरी ने कहा तो इमरान मुंह चलाता हुआ और बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में चलता हुआ उसके करीब आ गया। कौन हो तुम? इस संतरी ने गौर से इमरान की तरफ देखते हुए कहा। पढ़ा लिखा अहमक, इमरान ने जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? संतरी ने सर छटक कर कहा। टम्बकटो, इमरान ने कहा। टम्बकटो, ये कैसा नाम है? संतरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। पढ़े लिखे जाहलों के ऐसे ही नाम होते हैं, इमरान ने जवाब दिया। यहाँ क्यों आए हो? संतरी ने एक बार फिर सर छटक कर कहा। हिजामत बनाने, इमरान ने कहा तो उसकी बात सुनकर ना सिर्फ पहला बल्कि दूसरा संतरी भी चौंक पड़ा। हजामत? किसकी हजामत बनाने आए हो तुम? इस संतरी ने गुस्सेले लहजे में कहा। तुम्हारे जेलर की, इमरान ने कहा तो दोनों एक बार फिर उछल पड़े। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? जाओ, भाग जाओ यहाँ से, यहाँ तुम जैसे अहमकों को आने की इजाजत नहीं, इस सिपाही ने गुस्से से चीखते हुए कहा। लेकिन मैं तुम्हारी जेल का कोई कैदी तो नहीं हूं जो तुम मुझे भाग जाने का मशवरा दे रहे हो, इमरान ने कहा। यू शट अप नॉनसेंस, जिस कार में आए हो इसमें बैठकर दफा हो जाओ यहाँ से, संतरी ने बुरी तरह से बिगड़ते हुए लहजे में कहा। अब तुम अपने जेलर की हजामत बनाने वाले के सामने नामुनासिब अंदाज में बात कर रहे हो। अगर तुम्हारे जेलर को पता चला कि तुमने मुझसे बदतमीजी की है तो फिर वो तुम्हारी छित्रोल करूंगा, और छित्रोल का मतलब तुम बखूबी जानते हो, इमरान ने कहा। क्या तुम नाई हो? दूसरे संतरी ने आगे बढ़ते हुए कहा। नाई भी हूं और नामबाई भी, बल्कि जरूरत पड़ने पर कसाई भी बन जाता हूं और जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी काट देता हूं, इमरान ने कहा तो इस संतरी के चेहरे पर भी गुस्से के तासुरात उभर आए। लगता है तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो, इस संतरी ने मुंह बनाते हुए कहा। कोई नहीं, मेरे दिमाग के सारे स्क्रू ही ढीले हैं। यकीन नहीं तो जाकर अपने जेलर चचा सदीकुल फारूकी से मालूम कर लो, जो तुम्हारे चचा हो या ना हो मगर मेरा दूर का चचा जरूर है, इमरान ने कहा तो उसकी बात सुनकर दोनों संतरी चौंक पड़े। चचा? जेलर साहब में तुम्हारे चाचा हैं? दूसरे संतरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। Like, comment, share, press the bell icon.